हेलो स्टूडेंट्स, समग्र आईएएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज जो हमने टॉप 100 एमसीक्यू को लेकर स्टार्ट करी थी, उसको आज आगे बढ़ाते हैं। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको हम बता देते हैं कि हमारे समग्र आईएएस इंस्टीट्यूट ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हम जो जीएस के स्पेशल मतलब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉप 100 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, और साथ में ही एमसीक्यू के प्रॉपर आंसरिंग के साथ हम लोग फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं, जिससे बच्चों का जो रिवीजन है ये आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में, तो आज स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में तो उन्होंने बंगाल को कैप्चर करा था। ठीक है, बंगाल से इनको फरमान जारी हो गया था। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद, है ना, ये हमें ध्यान रखना है, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? 1764 में। इसके बाद बंगाल में एक गवर्नर को नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, तो उस गवर्नर का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस। द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वाज टू बी गवर्न अंडर whom? 1858 के अधिनियम के अनुसार भारत किसके अधीन शासित किया जाना था? ठीक है, तो अब थोड़ा हम हिस्ट्री में जाते हैं, बैक में। तो 1858 का मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट हमें याद होना है। कौन सा? रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अगर बच्चों ये आपको नहीं याद है तो इसका मतलब आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर रहे हैं। 1857 की क्रांति, जिसे कि कुछ लोग इसको बोलते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। चलो, ये अब क्वेश्चन भी आ गया है कि इसको 1857 की क्रांति को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि पहला विद्रोह किसने बोला? ठीक है, स्वतंत्रता का पहला संग्राम ये किसने कहा था? ठीक है, ये आप आंसर मुझे ऑप्शंस में बताओगे। अपने कमेंट करके ये आंसर मुझे बताना। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 1857 की क्रांति के बाद जब इसको सप्रेस कर दिया गया था, तो 1858 में क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आया था। ठीक है, जिसको किसने पढ़ा था? कैनिंग ने पढ़ा था। अब उसमें क्या लिखा था? आज के बाद से यानी कि 1858 से अब क्या तय हो गया था? जो पूरा भारत किसके अंडर था, कंपनी के शासन के था, वो अब डायरेक्टली किसके अंडर आ जाएगा? अब सीधे क्राउन रूल करेगा इंडिया को। ठीक है, तो क्राउन का मतलब क्या? उस टाइम पे अभी कौन हमारी महारानी थी? इनकी क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, उसने ये बोला था। कंपनी से हट करके अब शासन किसके अंदर आ जाएगा? डायरेक्ट क्राउन के अंदर आ जाएगा। तो योर करेक्ट करेक्ट ऑप्शन विल बी इन द नेम ऑफ क्राउन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर? ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, तो उसके बाद कौन सी ट्रीटी साइन की थी? अब देखो, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक कौन सा आ जाएगा? एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जैसे ही मैसूर का नाम आता है तो दिमाग में दो लोगों का नाम आना है। कौन कौन है? एक तो तुम्हारे हैं हैदर अली। ठीक है, एक है आपके हैदर अली, और दूसरा कौन है? टीपू सुल्तान। इन दोनों का नाम दिमाग में आना चाहिए। एंग्लो मैसूर वॉर टोटल कितने हैं? टोटल हुए हैं 4। ठीक है, अब 4 में से सबसे पहला जो हुआ था वो कब हुआ था? 1767 से लेकर के 1769, ये आपका फर्स्ट था। और पूछा कौन सा गया है? फर्स्ट ही पूछा गया है। अभी हम ऑप्शन में आने से पहले इनको डिस्कस करते हैं। सेकंड कब हुआ था, जरा रिकॉल करिए। सेकंड हुआ था आपका 1780 से लेकर के 1784। थर्ड कब हुआ था? थर्ड हुआ था आपका 1790 से लेकर के 1792। और फोर्थ हुआ था आपका 1799। ठीक है, ये आपके चारों के चारों एंग्लो मैसूर वॉर है। और इनके मैंने कहा जितना भी कभी भी वॉर्स होते हैं तो इनकी जो भी संधियां होती है, ट्रीटी होती है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। तो जो फर्स्ट एंड हुआ था वो हुआ था मद्रास की संधि के साथ। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो आपका इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कुछ फैक्ट्स और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी, उनकी जो डेथ हुई थी, वो कौन से वॉर के टाइम हुई थी? वो सेकेंड वॉर के एंड में हुई थी। 1782 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, सेकेंड वॉर में इनकी डेथ हो जाती है। और टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई थी? टीपू सुल्तान कब शहीद हुए थे? 1799 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर के वॉर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। 43 का ऑप्शन करेक्ट है आपका डी।
ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पूना पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन, पूना पैक्ट किसके बीच में अग्रीमेंट हुआ था? तो पूना पैक्ट किसके बीच में अग्रीमेंट हुआ था? ये हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साइन किसने किया था? दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। सिग्नेचर किसने किए थे? लेकिन साइन और एग्रीमेंट किसके बीच में होता? ये दोनों ही अलग क्वेश्चन। अगर सिग्नेचर साइन पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर सी आता, लेकिन पूछा गया है किसके बीच में अग्रीमेंट हुआ है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। Which of the following national leaders did not defend soldiers of the Indian National Army in the 1945 case dealing with the trial? हिंदी में बोले तो निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसने 1945 में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों का मुकदमे में बचाव नहीं किया था? तो टॉपिक कौन सा आ गया? टॉपिक आ गया हमारा एंड की तरफ बढ़ते हुए, यानी कि आजादी की तरफ बढ़ते हुए, आईएनए ट्रायल्स। आईएनए ट्रायल्स कब हुए थे? 1945 में हुए थे। ठीक है, अब 1945 में आईएनए ट्रायल्स मतलब किसका, किसको लेकर यहाँ पे विद्रोह भी हुआ था? ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है, प्रेम कुमार सहगल। ठीक है, दूसरा नाम है आपका शाहनवाज खान, और तीसरा नाम है आपका गुरबख्श सिंह ढिल्लों। ठीक है, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। और अब इनका जो केस था, ये जो आईएनए ट्रायल्स हुए थे, इनका केस लड़ा किसने था? ठीक है, रेड फोर्ट में सबके सामने इन लोगों को मतलब इनका जो ब्रिटिश का जो मतलब मकसद था वो बेइज्जती करना था, ये सारी चीजें थी। तो डिफेंस किसने किया था? जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में तो हमने देखा है इनका डिफेंस किसने किया था। काफी लोग आए थे। एक तो भूला भाई देसाई आए थे। ठीक है, दूसरे आए थे तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू, ये सब आ गए थे। ठीक है, कैलाश नाथ काटजू भी आ गए थे। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन इतने इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। तो इन ऑप्शंस में देखते हैं, तेज बहादुर सुप्रो, हाँ ये तो थे उस टाइम पे। भूला भाई देसाई भी उन्होंने भी करा था, जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था। किसने नहीं किया था? द करेक्ट ऑप्शन है सी। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? इंडिया में अपना पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय, जेम्स ऑगस्टस हिकी यानी कि जे ए हिकी, और विलियम बेंटिक। द करेक्ट आंसर इज जे ए हिकी। नेक्स्ट, द फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। कौन सी फर्स्ट वुमेन जो थी जिन्होंने जो मुख्यमंत्री बनी थी? भारत में किसी राज्य की मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन है? द आंसर इज सुचेता कृपलानी। कहाँ की बनी थी, जरा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। सुचित्रा कृपलानी कहाँ की सीएम बनी थी? नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम? वंदे मातरम किसने लिखा है? ठीक है, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या शरद चंद्र चटर्जी ने? ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखो, महात्मा गांधी को तो आप लेकर नहीं आ सकते है ना। अगर लेकर आ रहे हो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन वो तुम्हारी तैयारी में बहुत घनघोर कमी है, काफी मतलब काफी आप लैग कर रहे हो। तो इनको तो खत्म कर दो, यहाँ से हटा दो। ऑप्शन नंबर जगह अगर कंफ्यूज भी होंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी। द करेक्ट आंसर इज बंकिम चंद्र चटर्जी, ये आपका करेक्ट आंसर है। इनकी नॉवल का क्या नाम था? आनंद मठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है, अब देखो, मॉडर्न इंडिया पूछा गया है, ये मत सोचना कि इसमें ब्रिटिशर्स का, किसी का, अंग्रेजों का तो नाम नहीं है। नहीं, ये हमारे बेसिकली जो समाज में इविल कल्चर्स वगैरह की जो प्रैक्टिस होती थी उसको खत्म करा था इनमें, इन लोगों ने। ठीक है, ऑप्शन है आपके राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष, भगत सिंह। तो किसको कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज ए राजा राम मोहन रॉय, आधुनिक भारत का जनक। ठीक है, सती प्रथा जैसे जो इविल एक्ट्स थे उनको, उनके प्रति इन्होंने क्या कहते हैं, रिवोल्ट किया था। और विलियम बेनेडिक्ट के टाइम पे इसको बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था जिसने बैन किया, है ना। सती प्रथा कब बैन हुई और किसकी मदद से बैन हुई? तो ये है आपका राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ईयर 1829। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, इसमें कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है? तो बेसिकली मेरे को देखो, एनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल, भारतीय परिषदों का विस्तार, ये भी सही था। प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान, ये भी सही था। डायरकी इन द प्रोविंसेस, प्रांतों में द्वैत शासन, ये भी सही था। ऑल ऑफ द अबव।
तो जनरली हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अगर ज़्यादा बच्चे एम्फोसाइज कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो कई बार ये कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है। तो इसमें हम कई बार देखते हैं कि आयोग ने क्या माना है, कई बार ये क्या कहते हैं डायरेक्टली इन द प्रोविंसेस भी मान लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमारा ऑप्शन जैसे है इसके अकॉर्डिंग अभी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नाटिक वॉर द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी वॉज। कार्नाटिक वॉर के समय पे फ्रेंच गवर्नर जनरल पौंडीचेरी का कौन था? तो कार्नाटिक वॉर कब हुआ है? पहला कार्नाटिक वॉर था। ठीक है, और जहाँ पे भी फ्रेंच आ जाता है, अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था कार्नाटिक वॉर टोटल 3 हुए थे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में कौन थे? ब्यूप्ले। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 51 का सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मंगल पांडे वॉज अ सीपॉय एट। मंगल पांडे किस रेजिमेंट में सिपाही थे? गोरखा राइफल, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, सिख रेजिमेंट या नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज 52 का बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who among the following leaders joined Netaji Bose to establish forward bloc and participated in the Indian national movement? देखो ये क्वेश्चन बहुत अलग सा है। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो वो उन्होंने कांग्रेस का पहले सेशन प्रिसाइड किया था, त्रिपुरी और हरिपुरा का सेशन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने रिजाइन करके क्या बना दिया था, फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया था, है ना। और उसके बाद बाहर जाके उन्होंने आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी की कमान भी संभाली थी। ठीक है, तब अब उस टाइम पे कौन था उनके साथ? महात्मा गांधी को तुम सीधे कट करोगे क्योंकि इनके बीच में तो काफी डिफरेंसेस थे। मोतीलाल नेहरू का इस टाइम पे कोई ऐसा रोल नहीं था, है ना, वो तो बूढ़े हो गए थे, या उनका भी कोई रोल नहीं है। कंफ्यूज किस में होंगे तो मोहनलाल और सीलभद्र यजी में। ठीक है, तो सीलभद्र यजी में और मोहनलाल में। तो आपको आंसर ध्यान रखना है, द करेक्ट आंसर इज सीलभद्र यजी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल इंडिया हरिजन संघ वॉज स्टैब्लिश इन। ठीक है, ऑल इंडिया हरिजन संघ कब स्टार्ट हुई थी, कब इसको इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं, 1930, 31, 32, 33। देखो कितने नियर बाय ऑप्शंस है। ये जो ऑप्शंस अगर ऐसे होते हैं इसका मतलब पेपर का लेवल थोड़ा कंफ्यूजिंग और टफ बनाया जाता है। द करेक्ट आंसर इज 1932। किसने स्टार्ट करी थी? महात्मा गांधी ने, दलितों के लिए करी थी। और ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास? मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो देखो कुछ सिटी जैसे कलकत्ता, है ना, कलकत्ता के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, बॉम्बे के बारे में, है ना, और एक पुडुचेरी है जिसको उस टाइम पे कहते थे पौंडीचेरी, है ना, पुडुचेरी, ये भी देख लेना। मद्रास के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है जो आपको पता होने चाहिए इनके बारे में। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास? मद्रास का फाउंडर कौन है? तो फ्रांसिस डे। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड बीन फॉर्म विद नॉलेज एंड अप्रूवल ऑफ लॉर्ड। देखो 56 क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये कह रहा है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी हमारी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी उस समय गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था? ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में आपका माउंटबेटन, रिपन, कर्जन और डफरिन। तो द आंसर इज डफरिन, 56 का ए। नेक्स्ट। एज पर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान? ठीक है, अब 1947 पाकिस्तान मतलब पार्टीशन हो गया था। ठीक है, अब तुमको पता है जो पार्टीशन हुआ था ये आपका कैसे हुआ था। ये हमारा इंडिया का, अगर मैं रफ मैप बनाऊं तो ये पूरा पोर्शन आपका ले लिया गया था। ठीक है, और यहाँ से ये जो बांग्लादेश वाला पोर्शन था ये ले लिया गया था, है ना, और कुछ आपके पोर्शन इसमें इंक्लूडेड थे, ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम कह रहे थे। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं इंक्लूडेड था? सबसे पहला ये ऑप्शन है आपका ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, सिंध एंड ब्रिटिश बलोचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और असम। ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, ये आप तो आंख बंद करके भी कर लोगे, क्या असम अभी पाकिस्तान के पास नहीं? द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विविल प्लान वाज अनाउंस्ड इन द ईयर। विविल प्लान की घोषणा कब करी गई थी? विविल प्लान, है ना, तो अब रिकॉल कर लो, अगस्त ऑफर, अगस्त के बाद क्रिप्स मिशन, ठीक है, फिर विविल प्लान, उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, अगस्त ऑफर कब आया था? 1940। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942। विविल प्लान कब आया था? 1945। और कैबिनेट कब आया था?
1946, ये लास्ट के 1940 से 46 ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से प्लान लेकर आए थे? तो द करेक्ट आंसर इज 1945। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, एज पर ऑगस्ट ऑफर ऑफ द ब्रिटिश ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया वाज, अगस्त प्रस्ताव के अकॉर्डिंग कि ब्रिटिश इंडिया का क्या उद्देश्य था? तो अब देखो, अगस्त ऑफर में मैंने बताया 1940 में आ गया था। ओके, तो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे क्या क्या चीजें रखी थी, तो इसका मतलब अगस्त ऑफर को आपको डिटेलिंग में पढ़ना होता है। जो बच्चे हमसे जुड़ते हैं, समग्र आईएएस से अगर जुड़ेंगे आप, तो ये चीजें आपको बहुत डिटेलिंग में समझाई जाती हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। तो अगस्त ऑफर में सबसे पहला पॉइंट हमने यही पढ़ा था कि इंडिया को क्या मिले, डोमिनियन स्टेटस मिले, और इसी की वजह से ये इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाज थ्रोन ओपन टू ऑल, तो सिविल सर्विसेज एग्जाम किसके, कौन से अधिनियम द्वारा खोला गया था? द आंसर इज 1853, 1858, 1813 या 1784। द करेक्ट आंसर इज 1853। तो ये हमारी आज का जो सीरीज थी वो खत्म हुई। टोटल क्वेश्चंस हमने अभी कर ली है। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हमारे इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबके साथ शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।